इस हार को आप एक सामान्य चुनावी नतीजे के रूप में न देखें। सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। ये जो सांप्रदायिकता का विषाणु है, इसे पहचानने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आरएसएस और बीजेपी जिस किस्म का काम इस देश में कर रहे हैं, जिस तरह से हाल ही में हमने बंगाल में, असम में देखा कि बिल्कुल सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। चुनाव के नाम पर रोज हर कोई ना कोई बहाने से सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाना, जहर फैलाना, लोगों में झगड़ा करवाना और घर में आग लगा के उस पे चुनावी रोटियां सेकना, ये जो काम हो रहा है ये बेहद खतरनाक है इस देश के लिए। किसी की रोटी तो सिक जाएगी, किसी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन घर में जो आग लगेगी उससे तो मेरा ही घर जलेगा ना, हम सबके बच्चे मरेंगे उस आग में। इस साल में जो हुआ वो चुनाव नहीं था, ये अश्वमेध यज्ञ था। जो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं वो अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए देश में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और घोड़े को बंगाल में पकड़ लिया गया था। तो इसलिए अब घोड़े को छुड़वाना और अपना यज्ञ करवाना जरूरी था। उस यज्ञ में विघ्न थे, उस विघ्न को खत्म करने के लिए पुजारी के स्वरूप में चुनाव आयोग आया और ये जो एसआईआर बंगाल में हुआ ये और कुछ नहीं, ये उस यज्ञ में विघ्न के निवारण का एक अभियान था। साफ साफ कहूं तो बीजेपी इस देश में एक छत्र राज कर सके, उसमें जो अड़चन थी, अड़चन ये कि बंगाल के कुछ ऐसे वोटर थे जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उनका नाम काटा जाए। और दुर्भाग्यवश इस देश की एक संवैधानिक संस्था तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे वो काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि बंगाल के चुनाव नतीजों को केवल चुनाव नतीजे की दृष्टि से न देखें, केवल उसमें वोट सीट का गणित न करें, उसके पीछे जो कुछ खेल हुआ है, केंद्रीय सत्ता का जो इस्तेमाल हुआ, जो दुरुपयोग हुआ, 5 साल तक दुरुपयोग हुआ, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया, उस सब को सामने रखकर ही हमें इन नतीजों को समझना चाहिए। को लग रहा था सर कि बंगाल चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे। मैं एक बात तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से कहता आ रहा हूं। दरअसल पिछले 8 महीने से मैं कह रहा था कि जो बिहार में एसआईआर हुआ है वो दरअसल बंगाल की तैयारी है। असली खेल बंगाल है। एसआईआर का सारा खेल का असली टारगेट बंगाल था। ये बात मैं कई महीने से कहता आ रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी धारणा थी कि चुनाव आयोग की तमाम बदमाशियों के बावजूद ममता बनर्जी की लीड इतनी ज्यादा होगी कि वो उस सब झटके से उबर पाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस हार को आप एक सामान्य चुनावी नतीजे के रूप में न देखें। जो तमिलनाडु में हुआ वो एक सामान्य चुनावी नतीजा है, चाहे उसके परिणाम असामान्य हैं, लेकिन जो बंगाल में हुआ वो तो प्रक्रिया ही असामान्य है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। एक बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि इस मैच का जो अंपायर था वो अंपायर नहीं था, वो प्लेयर था। चुनाव आयोग की भूमिका पहले दिन से खिलाड़ी वाली रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिलने जाते हैं, चुनाव आयोग कहता है दफा हो जाओ, और उसके बाद लिखित बयान देता है चुनाव आयोग कि हमने 2 टूक जवाब दिया। अरे आप कोई पार्टी हो क्या जो आप 2 टूक जवाब देते हो? वहां से लेके ऑब्जर्वर अपॉइंट करना, माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट करना, सुरक्षा बलों को ले जाना, दिन रात जो कुछ चुनाव आयोग ने किया, और बार बार जिद से वोटर को काटना बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, ये काम तो खिलाड़ी वाला है। तो ममता बनर्जी की इसके बारे में लेके जो व्यथा है वो समझी जा सकती है, वो जायज है।
बाकी चुनाव हारने के पीछे जरूर जनता का असंतोष भी रहा होगा, 50 कारण होते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि इस मैच के अंपायर ने अंपायर की भूमिका अदा नहीं की, तो ये उनका कहना सर्वथा जायज है। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया, राहुल गांधी जी का रात में, कि वो जो ममता बनर्जी कह रही है कि ये वोट चोरी हुई है सीधे सीधे, तो वोट लूट हुआ है 100 सीटों पर। तो अखिलेश यादव का भी इसी तरीके से बयान आया, लेकिन हारने के बाद जब नेताओं के बयान आते हैं तो क्या इसके बाद अब क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाता है, मामला पेंडिंग हो जाता है, कुछ होता नहीं है, हर बार यही प्रक्रिया होती है लेकर लगातार अब तक तो यही रहता। मुझे लगता है राहुल गांधी को मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि बावजूद इसके कि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव में काफी तनातनी हुई थी, उसके बावजूद जब ये बड़ा सवाल उठा तो उन्होंने उस बड़े सवाल को आगे रखा और अपनी पार्टी का जो क्षुद्र स्वार्थ होता है, छोटी मोटी तनातनी होती है, उसको छोड़ के बड़े सवाल पे फोकस किया। ये बिल्कुल जायज़ काम किया है और मैं समझता हूँ इस देश के तमाम विपक्ष को, उनका जहाँ चुनाव हुआ, वहाँ जहाँ चुनाव हो चुका है और वहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है, सब लोगों को मिलके एक साथ इस सवाल पे आना चाहिए कि मैच का अंपायर जब तक मैच में ठीक ढंग से काम नहीं करता तब तक उस मैच का कोई मतलब नहीं। एक सवाल, 27 लाख वोटर अगर चोरी की है, ममता जी ने बोला है कि 100 सीटें चोरी की है मेरे यहाँ से बीजेपी ने, क्या कहेंगे इस पर? आरोप लगाए सारे। मैंने अभी बताया ना, 100 की गिनती तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी ये जो पीड़ा है कि ये जो चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की नहीं थी, खिलाड़ी की थी, रूलिंग पार्टी के दलाल की थी और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और बीजेपी के दफ्तर में जुगलबंदी चल रही है, ये बात 100% सही है और ये ममता बनर्जी नहीं, पूरा देश जानता है इस सच को। और जब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तब तक क्या होगा। मैं एक मोटी बात बता देता हूं आपको, अगर जिस तरीके से बंगाल में SIR हुआ वो बाकी देश में होने लग जाए और जिस तरीके से असम में डिलिमिटेशन हुआ, बाउंड्री वैसी बनने लग जाए, तो उसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। चुनावी लोकतंत्र का इस देश में कोई भविष्य नहीं है अगर बंगाल और असम के इस मॉडल को बाकी देश में अप्लाई किया गया। गृह मंत्री ने बोला था मिश्रा जी ने कि जिस तरह से बंगाल में अगर कुछ भी होता है हम फोर्स 6 महीने से पहले नहीं हटाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन बंगाल चल रहा है, जगह जगह TMC के कार्यालय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी को क्यों पीटा गया? उन्होंने कहा कि लात घूसे पड़े हैं ममता बनर्जी ने। जो रिपोर्ट है बहुत विचलित करने वाली है और इसी का डर था। और आपने देखा होगा सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा था, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहां रहेंगी। क्या मतलब है चुनाव आयोग का ये बातें कहने का? तो एक तो वो, और दूसरा ये जो तमाम वादे और दावे, कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब बदला नहीं, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? क्या है बदले का खेल नहीं हो रहा? ये सब लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यूनतम रेखा से भी अब नीचे गिरते जा रही हैं, उसके लक्षण। लेकिन एक और सवाल है, TMC के सब कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे, भगवे झंडे लगाए गए हैं और उनमें आग लगा के किस तरह से नारेबाजी की गई है महिलाओं के सामने, जो महिलाओं की बात करती है कि हम उनको नारी दे रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि ये जो भी कल शाम से खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, TMC के कार्यकर्ताओं पे, उनके कार्यालयों पे हमले की, कोई कह सकता है कि बंगाल में घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वायदा किया था कि ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ इत्यादि, वो अब दिखाएं कि वास्तव में वैसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो वही लोगों का संदेह पुष्ट होगा कि ले देकर ये केवल और केवल सत्ता छीनने, बदला लेने और अंततः सांप्रदायिकता की आग में देश के एक हिस्से को झोंकने का षड्यंत्र। एक और सवाल है कि लोग आरोप लगा रहे हैं जिस तरह से कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र की लूट की गई है, कैसे देखते हैं? शायद मैं आपके आने से पहले जवाब दे चुका था, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि बंगाल चुनाव में, चुनाव परिणाम में तमाम फैक्टर रहे होंगे,
और मुझे इसमें भी संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध लोगों में असंतोष रहा होगा, लेकिन इस चुनावी मैच में जो अंपायर की भूमिका रही है, चुनाव आयोग, वो अंपायर नहीं, वो तो सीधे सीधे खिलाड़ी की भूमिका रही है। शुरू से लेके, जब से बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तब से लेके गिनती वाले दिन तक चुनाव आयोग ने सीधे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर के इशारे पर काम किया है। चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी रही है, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी व्यथित है और उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चोरी हुई है, तो उनका दुख, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों को एक साथ जुटना होगा। जिनका चुनाव हो चुका है उन्हें भी, जिनका होने वाला है उन्हें भी, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे उन्हें भी, जिन्होंने ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा उन्हें भी, सबको खड़े होकर एक साथ इस सवाल पे आना होगा। क्योंकि अगर असम और बंगाल का मॉडल देश में लागू हो गया, अगर असम जैसा डिलिमिटेशन पूरे देश में हो गया और अगर बंगाल जैसा SIR पूरे देश में हो गया, तब हमारे चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता है। 27 लाख वोटर जो वंचित किए गए वोट देने से, अगर वो देते तो मतदान अलग होता, आप कैसे देखते? पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सवालों में से ये सवाल है। पश्चिम बंगाल में कुल 90 लाख वोट काटे गए, लेकिन उन 90 लाख में से कम 27 लाख ऐसे थे जो कि सीधे सीधे वो लोग जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दिया था, जिन्होंने पेशी की थी, जिन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे, अधिकांश ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो माध्यमिक परीक्षा का सर्टिफिकेट, और कईयों ने तो पासपोर्ट तक दिया था। उन 27 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं जो देश में कहीं और नहीं हुआ। लेकिन मामला सिर्फ 27 लाख का नहीं है, एक और बात हम भूल जाते हैं। इन 27,10,000 लोगों के अलावा आखिरी मिनट पर 5,15,000 नए नाम जोड़े गए, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो नाम कैसे जोड़े गए, क्योंकि चुनावी अंतिम फाइनल जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, उसके बाद ये नाम जोड़े गए। तो कुल मिला के 32,25,000 वोटों का हिसाब नहीं मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि TMC और बीजेपी के अंदर एग्जैक्टली 32,11,000 वोट का ही फासला है। तो जितने वोट से बीजेपी आगे है बंगाल में, एग्जैक्टली उतने ही वोटों की चुनाव आयोग ने धांधली की है बंगाल में। इसलिए जाहिर है बंगाल चुनाव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, भवानीपुर सीट पर जो देखा गया कि 14वें 15वें राउंड के आसपास जो देखा गया कि आते आते वो पहले ममता बनर्जी लीड करती हैं, उसके बाद अचानक से 1-2 राउंड में ही थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती काउंटिंग, उसके बाद बहुत ज्यादा फेरबदल हो जाता है उसी एक सीट पर भवानीपुर पे। ऐसा क्यों होता है? मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भवानीपुर का एग्जैक्ट बूथ की संख्या मुझे पता नहीं। ये चुनावी गिनती में आमतौर पर होता है कि कोई 2-4 बूथ खुलते हैं जो कि केवल आपके पक्ष के होते हैं, तो उससे चुनाव परिणाम पलटते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भवानीपुर की स्थानीय परिस्थिति से परिचित नहीं हूं, कौन से बूथ थे कब खुले, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ धक्का मुक्की होती है, ये तो मतलब पूरे प्रदेश में जो अवस्था क्रिएट की जा रही है उसका एक लक्षण है। लेकिन एक सवाल सब महाराष्ट्र, बिहार और अब बंगाल 2/3 बहुमत से जो है बीजेपी जीत रही है। तो क्या ये साधारण परिणाम है या कुछ खेल है इसमें? वही सवाल अब हर व्यक्ति के मन में है कि भाई एक चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है। चुनाव में हैरानी करने वाले परिणाम आते हैं, एक चुनाव में हो जाए, 2 चुनाव में हो जाए। ये तो अब एक पैटर्न ही बन गया है कि आप टीवी खोलेंगे, बीजेपी थोड़ा आगे दिखाई देगी, आगे से और आगे हो जाएगी, और उसके बाद ऐसी हो जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब ऐसे हैरान कुन जो चुनाव परिणाम है, उनका बार बार आना तो मन में अब यही संदेह पैदा करता है कि अब उत्तर प्रदेश में 400 में से बीजेपी को 300 आएंगे, 350 आएंगे, या कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार चली जाएगी। यही अब सवाल बचता है इस देश में। तो चुनाव के वक्त
चुनाव के वक्त जो है विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, फिर शांत बैठ जाती है विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, तो क्या लगता है कि अब भाजपा को कोई हरा सकता है? भाजपा को हराएगी इस देश की जनता। 2024 में जो भाजपा को धक्का मिला था वो किसी पार्टी के दिए नहीं था, जनता के दिए धक्का था। तो पार्टी से ज्यादा पब्लिक है इस देश के अंदर। तो इस देश की जनता तानाशाही को, इस देश की जनता इस तरह के अधिनायकवाद को और देश तोड़ने की इस कोशिश को सबक सिखाएगी। कब और कैसे सिर्फ वही सवाल है, और मुझे लगता नहीं है कि ये चीज बहुत समय तक इस देश में चल सकती यानी भारतीय जनता पार्टी को जनता ही हरा सकती है, विपक्षी नेताओं में योगेंद्र जी, अगर असम और बंगाल में, मैं नहीं कह रहा। देखिए, अंततः जो कुछ फैसला होता है जनता करती है। योगेंद्र जी, अगर पार्टियां केवल उसका एक माध्यम, उसका एक व्हीकल बनती है। तो मैं समझता हूं कि उस पर जनता एक सबसे महत्वपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं ये हिंदू की जीत, हिंदू जाग गया है, ताकत की जीत। कल मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का एक इंटरव्यू सुना, 10 मिनट का इंटरव्यू था और 15 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। किसी भी लोकतंत्र में चुनावी संहिता को आप छोड़ दीजिए, सामान्य कानून के तहत भी आप ये कैसे कर सकते हैं? ये तो एक देश के सामान्य कानून का उल्लंघन है कि खड़े होकर कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है हिंदू मुसलमान केवल कर रहा है। कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि नाम के वास्ते तो बोल दो कि बंगाल के सभी लोगों की जीत है। बोलने के लिए, ढोंग के लिए तो कह दो कि हम बंगाल के सब लोगों का ध्यान रखेंगे। वो भी नहीं है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, जो हर दर्जे को, हर हद को पार करके जो सांप्रदायिकता हो रही है, उसका जवाब इस देश की जनता देगी। कैसे और कब, ये देखना। सर हुमायूं कबीर दोनों जगह से जीत जाते हैं और ममता बनर्जी दोनों जगह से हार जाती है। एक जगह देखिए, मैं ममता बनर्जी की सीट के बारे में मैं उतना नहीं जानता। हुमायूं कबीर के बारे में मुझे एक चीज बहुत हैरान करती है और मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरती कि कोई आदमी है, कहता है मैं मुसलमानों के हित में काम करूंगा, फिर वीडियो आता है जिसके अंदर बिल्कुल पकड़ा जाता है, वो अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेचते हुए पकड़ा जाता है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ वीडियो था, और उसके बाद मुसलमान उसको जाके वोट डालेगा। ये बात मेरे गले से नहीं उतरती है। क्या हुआ है चमत्कार, ये ज्ञानेश जी बता पाएंगे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जो 2.5 लाख जो फोर्सेस लगाई गई, उससे चुनाव को प्रभावित किया गया। अभी देखिए, फोर्सेस वाले पे साबित नहीं हो पाया है कि फोर्सेस ने जानबूझ के वोट डलवाया हो किसी के पक्ष में, इसका प्रमाण मैंने नहीं देखा। आरोप है, आरोप सब तरह के हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पूरी की पूरी सेंट्रल, पूरी न जाने कितने IAS ऑफिसर को, न जाने कितने लोगों को उतारा गया है। सारा खेल ही ये था कि चुनाव को एक तरफ झुकाया जाए। तो चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेटिक सिस्टम को किस हाल में जिंदा रखा जाए, उसे किस तरह से मैसेज? देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने का काम पब्लिक करती है, रिपब्लिक को बचाने का काम अंततः पब्लिक करती है। लोकतंत्र को, रिपब्लिक को केवल संसद, विधानसभा नहीं बचाती, अफसर तो कभी नहीं बचाते, पुलिस प्रशासन तो कभी नहीं बचाता, और आमतौर पे जुडिशरी भी नहीं बचा पाती। अंततः देश में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को बचाने का काम पब्लिक करती है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की पब्लिक पीछे नहीं रही। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।